न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर है, एक बार फिर मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई अहम जानकारी है। एक बार फिर से मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत की राज्यपाल से मुलाकात के बाद अटकलें हैं। आज अचानक गहलोत पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन और मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में शुरू हो गई है चर्चा। प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की चर्चा तेज है। संभवतः दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श भी हुआ। और वहीं फरवरी में विधानसभा सत्र को लेकर भी बातचीत संभव। फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है बजट सत्र, ये भी जानकारी है। और ऐसे में बजट सत्र से पहले लग रहे मंत्रिमंडल फेरबदल के कयास। हालांकि दोनों की मुलाकात को बताया जा रहा शिष्टाचार भेंट। अब ये शिष्टाचार भेंट थी या फिर कुछ और अंदर खाने चल रहा है, इसको लेकर भी कई कयासबाजियां चल रही हैं। जब अचानक से सीएम अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए, तो मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। राजस्थान में फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जानकार सूत्रों ने किया खुलासा, ये बड़ी जानकारी। राजस्थान में फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुगबुगाहट है वो सातवें आसमान पर है। जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है कि पिछले दिनों वेणुगोपाल की गहलोत से इस बारे में चर्चा हुई। अलकमान पर पायलट कैंप का है जल्द विस्तार करने का दबाव, और इसी सिलसिले में वेणुगोपाल ने गहलोत को सलाह दी है। पायलट कैंप के 2 लोगों को मंत्रिमंडल में लेने की सलाह दी गई है। अब इन 2 लोगों के नामों को लेकर कौतूहल है कि आखिर ये 2 नाम आखिर है कौन, और साथ ही क्या विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की वापसी होगी, इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। या फिर पायलट कैंप सुझाएगा 2 नए नाम, पायलट कैंप की तरफ से 2 नए नाम दिए जाएंगे क्या, इसको लेकर भी सवाल है। वेणुगोपाल की सलाह पर गहलोत के 2 टूक जवाब दिए जाने की भी चर्चा है। गहलोत द्वारा अगले कुछ दिनों में सोनिया और राहुल से चर्चा के बाद ही इस मुद्दे पर कोई फैसला करने की चर्चा है। 26 जनवरी के बाद, लेकिन बजट सत्र से पूर्व मंत्रिमंडल फेरबदल होने की चर्चा भी चल रही है, क्योंकि अब 22 जनवरी से राज्यपाल भी हैं बाहर, और इसी प्रकार गहलोत भी 22-23 जनवरी को रह सकते हैं केरल के दौरे पर, और इसीलिए 26 जनवरी के बाद ही शपथ ग्रहण होने की संभावना है। अब किसी भी दिन गहलोत इस बारे में सोनिया से निर्णायक चर्चा कर सकते हैं, और बगावत के बावजूद पायलट कैंप के लोगों को वापस मंत्रिमंडल में लेने पर 102 वफादार विधायकों में होने वाली प्रतिक्रिया पर भी चर्चा है। मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। जी हां, मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है, लेकिन जयपुर की गणित उलझी हुई है। एक तरफ मंत्रिपरिषद फेरबदल है, दूसरी तरफ विस्तार को लेकर भी सुगबुगाहट है, लेकिन जयपुर के जो समीकरण हैं, जो गणित है, वो उलझी हुई है। महेश जोशी खाचरवास के बीच पेच फंसा हुआ है। जयपुर से एक ही हो सकता कैबिनेट में मंत्री, और साथ ही महेश जोशी कैंप उत्साहित है भविष्य को लेकर, आने वाले दिनों को लेकर। दोनों ही नेता मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद विश्वस्त है, बेहद करीबी हैं, लेकिन गहलोत के प्रति वफादारी का दोनों का पैमाना अलग अलग है। महेश जोशी पिछले 30 वर्षों से रहे हैं गहलोत के साथ, लगातार काम भी मिलजुल कर किया, लेकिन खाचरवास बीच में गहलोत का साथ छोड़कर पायलट कैंप में शामिल हो गए थे, और फिर थोड़े दिनों बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज से फिर लौटे गहलोत कैंप में। हालांकि जयपुर की राजनीति में खाचरवास रहे हैं जो झाड़ू चेहरा, और इसलिए जयपुर से 2 लोग भी बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री, इसको लेकर भी कहा जा रहा है। हालांकि चर्चा यही है कि सिर्फ एक को कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जब पेच फंस रहा है खाचरवास महेश जोशी के बीच में, तो किसको तवज्जो दी जाएगी या फिर किसको आगे किया जाएगा, किसका सुना जाएगा, इसको लेकर भी कई बातें हैं। कलरव पर बर्ड फ्लू का कहर। जी हां, प्रदेश में बर्ड फ्लू से जारी पक्षियों की मौत का सिलसिला, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कलरव पर बर्ड फ्लू का कहर है। प्रदेश में बर्ड फ्लू से जारी पक्षियों की मौत का सिलसिला, जो मौत का सिलसिला है पक्षियों की, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं, एहतियात भी बरते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज प्रदेश में कहां पर क्या आंकड़ा रहा वो सर आपको बताते हैं। प्रदेश भर में 165 मृत पक्षी मिले, 104 कौवे, इनमें शामिल 19 मोर, 22 कबूतर, 20 अन्य पक्षी मृत मिले हैं। अब तक कुल 5295 पक्षी मृत पाए गए हैं, जो चिंता का विषय है, और 3740 कौवे इनमें शामिल हैं, 290 मोर हैं, 419 कबूतर हैं, और साथ ही 846 अन्य पक्षी मृत मिले हैं। 27 जिलों से 266 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। अब तक कुल 17 जिलों के 67 सैंपल बर्ड फ्लू पॉजिटिव मिले हैं, और आज एक भी नए जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, जो राहत की बात जरूर है, लेकिन जो आंकड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। निकाय चुनाव घमासान। जी हां, निकाय चुनाव को लेकर घमासान जारी है। निकाय चुनाव में भी हावी नजर आ रहा परिवारवाद। जी हां, निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन एक बार फिर से पंचायत चुनाव की तरह ही सवाल उठने लगे हैं परिवारवाद को लेकर। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के नेताओं ने रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं, जो अपने करीबी हैं, जो जानने वाले, उनको टिकट दिया गया।
10 से ज्यादा निकायों में नेताओं के जानने वालों को, रिश्तेदारों को मैदान में उतारा गया है। चुनावी मैदान में पंचायत और जिला परिषद चुनाव में भी दिए गए थे नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट और 20 जिलों के 90 निकायों में 28 जनवरी को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले परिवारवाद को लेकर वो चाहे सत्तासीन कांग्रेस हो या फिर विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दोनों पर ही आरोप है कि अपने जानने वालों को, अपने करीबियों को आगे किया जा रहा है। अब संडे का सियासी गपशप क्या है वो भी आपको बताते हैं। दौसा घूसकांड और राजनीति परतें। आपको बताया कि संडे का सियासी गपशप दौसा घूसकांड और राजनीतिक परतें। जब तक होगा पूरा खुलासा तब तक सामने आ जाएंगे सियासी संबंध। जी हाँ, अक्सर अमूमन ऐसा होता भी आया है, जब तक पूरा खुलासा होगा तब तक सियासी संबंध सामने आ जाएंगे जो साबित कर सकती है सियासी ब्यूरोक्रेसी गठजोड़ और जिले के नेताओं का दखल और असर किसी से नहीं छिपा हुआ है। अभी जिले में पूरी तरह कांग्रेस की ही सत्ता है। अब लेकिन आगे क्या होता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है या फिर क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है, इस पर सभी की निगाह बनी रहेगी। लेकिन कहा यही जा रहा है कि संबंध उभर कर भी सामने आ सकते हैं, कोई सियासी गठजोड़ हो सकता है, जिसको लेकर ब्यूरोक्रेसी में भी, साथ ही राजनीति में भी चर्चाओं का दौर चल रहा है कि आखिर अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, फिर किस तरीके से जो नेता हैं या फिर जो तमाम मंत्री हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से पूरी खबर आपको समझाते हैं। दौसा घूसकांड का एक पूरा प्रकरण है, राजनीतिक परतें भी इससे जोड़ी जा रही हैं और साथ ही जब तक इस पूरे मामले का खुलासा होगा तब तक सियासी संबंध भी सामने आ सकते हैं, किसी से कोई रिश्ता भी सामने निकलकर सामने आ सकता है, कोई कनेक्शन निकलकर सामने आ सकता है या फिर जो साबित कर सकते हैं सियासी और ब्यूरोक्रेसी गठजोड़। जिले के नेताओं का दखल और असर किसी से छिपा हुआ भी नहीं है और साथ ही अभी जिले में पूरी तरीके से कांग्रेस की ही सत्ता है। इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि फिलहाल अभी कुछ चीजें निकलकर सामने नहीं आई हो, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत कुछ जो है वो खुलासा हो सकता है। अब फिर से खुलेंगे विद्या के मंदिर। जी हाँ, कल से खुलेंगे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। फिर से विद्या के मंदिर खुलने जा रहे हैं। कल से वो तारीख है जब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। सरकार की ओर से जारी किए गए हैं निर्देश। एक बार फिर से जीवन पटरी पर किस तरीके से लौट रहा है धीमी गति के साथ, वो आप समझिए। कल से स्कूल खुलने वाले 9वीं से 12वीं तक हालांकि स्कूल खुलेंगे। सरकार की ओर से जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। जिलों में कार्यरत अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी करेंगे स्कूलों का दौरा। पदस्थान के निकट उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाकर निरीक्षण करेंगे और विभाग द्वारा जारी एसओपी की पालना का अवलोकन करेंगे। साथ ही जो एसओपी जारी की गई है उसकी पालना सभी को करनी होगी। एक बात का ख्याल आपको भी रखना है। फर्स्ट इंडिया की भी आपसे अपील ये है कि अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो आपको प्रोटोकॉल का ख्याल रखना होगा और साथ ही जो स्कूल संचालक हैं उनको भी उन प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद विद्या के मंदिर राजस्थान में खुल रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे होंगे जो स्कूल जाएंगे, उनको किस तरीके से ख्याल रखना, उन तमाम प्रोटोकॉल का, उन गाइडलाइंस का, इसी को लेकर ये पूरी खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देश और साथ ही जिलों में कार्यरत अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्कूलों का दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे। पदस्थान के निकट उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाकर निरीक्षण करेंगे और विभाग द्वारा जो एसओपी है उसकी पालना का अवलोकन सभी को करना होगा। कल से खुलेंगे प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालय। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। कल से प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलने वाले हैं। 9 महीने 27 दिनों के बाद खुलेंगे स्कूलें और विश्वविद्यालय। जी हाँ, रौनक भी है, रौनक फिर से लौटेगी, उम्मीद भी कई सारी हैं। प्रदेश के कॉलेज भी खुलेंगे, विश्वविद्यालय भी खुलने जा रहे हैं। 9 महीने 27 दिन का लंबा वक्त रहा, इंतजार भी किया, उसके बाद खुशखबरी सामने आई है। स्कूलों में किया जा रहा सैनिटाइजेशन समेत अन्य कार्य लगातार जो युद्धस्तर पर कार्य है वो स्कूलों में चल रहा है और पहले फेज में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की स्कूलें खुलेंगी और स्कूलों को लेकर विभाग की ओर से एसओपी जारी की गई है जिसकी पालना सभी को करनी होगी। सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी और सुबह 10 बजे से 4 बजे तक कक्षा 9वीं और 11वीं की कक्षाएं चलेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का नो मास्क नो एंट्री के तहत लगेंगी कक्षाएं। साथ ही इसको लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल से ही अंतिम वर्ष के हॉस्टल को खोलने का भी फैसला लिया गया है और जो अंतिम वर्ष के हॉस्टल हैं उनको भी खोला जाएगा, लेकिन वहां पर भी 2 गज की दूरी का जिक्र बार बार वो सूबे के मुखिया अशोक गहलोत हो या फिर देश के प्रधानमंत्री लगातार ये जिक्र किया गया कि भले ही वैक्सीन जरूर आ रही है लेकिन 2 गज की दूरी आपको रखनी है। स्कूल भी अगर आप जाते हैं या फिर अपने बच्चों को भेजते हैं तो वहां पर भी प्रोटोकॉल का ख्याल सभी को रखना है। जैसलमेर से हवाई सेवा से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। ये बेहद जरूरी खबर भी है सभी के लिए। जैसलमेर से हवाई सेवा से जुड़ी खबर है। जैसलमेर से 28 से हवाई सेवा होगी बंद। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद की हवाई सेवा बंद होगी। दिसंबर में 10,000 आए यात्री, फिर भी विमान कंपनी ने बुकिंग बंद की। विमान कंपनियों ने फ्लाइट बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे में जैसलमेर पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को झटका लगेगा।
जो पर्यटन की तस्वीर एक बार फिर से उभर कर सामने आ रही थी कोरोना काल के बाद, उसको एक बार फिर से झटका क्यों लगेगा, ये पूरी खबर आपको समझनी होगी, क्योंकि विमान कंपनियों ने बुकिंग बंद कर दी है। ऐसे में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। हवाई सेवा से जुड़ी हुई ये खबर है। 28 से हवाई सेवा बंद हो जाएगी। 28 तारीख है जब से हवाई सेवा बंद होनी है। अब कहां के लिए हवाई सेवा बंद हो रही है वो भी आप समझिए। दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, जहां के लिए हवाई सेवा बंद होगी। और दिसंबर में 10,000 यात्री आए, ये डेटा है जो वहां से निकलकर सामने आया है कि दिसंबर में 10,000 यात्री आए, लेकिन फिर भी विमान कंपनी बुकिंग बंद कर रही है। विमान कंपनियों ने फ्लाइट बंद करने का फैसला लिया है। ये साफ तौर से जैसलमेर पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बड़ा झटका है। रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी मुश्किलें। जी हां, रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। वाड्रा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा मसला है, आपको समझाते हैं विस्तार से। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ी हैं। वाड्रा से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मसला है। ईडी की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी पेश की। रॉबर्ट वाड्रा से हिरासत में पूछताछ की मांगी इजाजत और साथ ही महेश नागर से भी हिरासत में पूछताछ करने की मांग की गई है। कल ईडी की अर्जी पर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। इसके बाद क्या होता है इस पर भी सभी की निगाह है। एएसडी राजदीपक रस्तोगी और भानुप्रताप बोहरा रखेंगे ईडी का पक्ष। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी रखेंगे वाड्रा का पक्ष। अब वहां पर क्या कुछ होता है इस पर भी सभी की निगाह है। लगातार परत दर परत पूछताछ भी ईडी की तरफ से की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा से एक बार फिर से पूछताछ होनी है। उसके बाद किस तरीके से ईडी आगे बढ़ती है ये देखना होगा। बजट सत्र की तैयारियां जारी है। भाजपा ने अपने सभी सांसदों को निर्देश दे दिए हैं। बजट सत्र की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को निर्देश दिए हैं। बजट सत्र के दौरान संसद में उपस्थित रहने के निर्देश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हैं कि बजट सत्र जब से चालू होगा उस बीच सभी सांसदों को उपस्थित रहना है और सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी होगी। हालांकि आम दिनों की तरह चलेगी संसद, लेकिन कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका ख्याल वहां पर भी रखना होगा। सदन की शुरुआत 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी और 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। 1 फरवरी को बजट पेश होगा और उसके बाद आगे संसद की कार्यवाही बढ़ेगी। कांग्रेस का राज्यसभा में नया नेता कौन होगा, इसको लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में अगला चेहरा किसको भेजा जाएगा, वो चेहरा कौन होगा, राज्यसभा में नया नेता कौन होगा। कांग्रेस का सियासी गलियारों में इस पद के लिए कई नाम सुझाए जा रहे हैं, कई नाम चर्चा में हैं। कौन कौन से वो नाम है वो आगे बताएंगे। गुलाम नबी आजाद हो रहे हैं फरवरी में राज्यसभा से रिटायर। जी हाँ, 15 फरवरी की तारीख है जब राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं गुलाम नबी आजाद। और इन दिनों गांधी परिवार से आजाद की दूरियां भी जग जाहिर है। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों जो खटास चल रही है गांधी परिवार के साथ आजाद की। जम्मू कश्मीर में भी फिलहाल खाली नहीं हो रही राज्यसभा की कोई सीट। हालांकि जम्मू कश्मीर से भी कोई सीट खाली नहीं हो रही है। ऐसे में राज्यसभा में कांग्रेस नेता के लिए कई नाम दौड़ में हैं, कई नाम बताए जा रहे हैं जो चर्चा का विषय है। फिलहाल आनंद शर्मा इस पद के प्रबल दावेदार हैं और 22 मार्च तक है आनंद शर्मा की राज्यसभा की मियाद। और ऐसे में राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है आनंद शर्मा को, ये भी अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इस पद के लिए सबसे बड़ा दावा अगर किसी का है तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। उनके दलित होने का फायदा पार्टी को मिल सकता है। यूपी विधानसभा के चुनाव भी हैं और साफ तौर से इसको जोड़ा जा रहा है यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर। कहा जा रहा है कि दलित होने का फायदा पार्टी को मिल सकता है। हालांकि जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह के नाम भी चर्चा में हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन दक्षिण। जी हां, कर्नाटक में जनसभा को किया संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन दक्षिण चल रहा है। कर्नाटक में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। 3 तलाक पर कानून बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास भी किया। लेकिन कांग्रेस ने राम मंदिर का हमेशा से ही विरोध किया है। आतंकियों को घर में घुसकर मारा, हमने गरीब को नहीं गरीबी को हटाने का काम किया है। वही कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। सबसे ज्यादा देश में किसी ने शासन किया तो वो कांग्रेस पार्टी, लेकिन काम अगर देखा जाए तो काम के लिहाज से मोदी सरकार ने किए हैं अलग अलग हिस्सों में। और साथ ही कश्मीर पर उनका फोकस था। उन्होंने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, जो उसकी तरफ नजर उठाकर देखेगा उसको सबक सिखाया जाएगा। तो कर्नाटक के दौरे पर है, किस तरीके से वहां पर किले को फतेह किया जाए, ये कोशिश लगातार गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और वहां पर जब जनसभा को संबोधित किया गया था, किन किन बातों का जिक्र किया वो हमने आपको बताया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं, सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां लगातार पुरजोर कोशिश कर रही हैं।
कांग्रेस की बात करते हैं। राहुल गांधी जुटे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव तैयारियों में। लगातार किस तरीके से वहां फतेह किया जाए, ये भी कोशिश है। राहुल गांधी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। राहुल ने 14 जनवरी को जल्लीकट्टू उत्सव में शिरकत की थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। राज्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरना इसका मकसद था, ताकि गठबंधन सीट बंटवारे में पार्टी सम्मानजनक सीटें हासिल कर सके। और दूसरी सबसे बड़े सहयोगी डीएमके के स्टालिन पर भी बनाना है दबाव। स्टालिन ने बिहार में खराब प्रदर्शन के बाद खुले तौर पर कांग्रेस को दिखाई थी आंख, और इसके बाद कहा कांग्रेस को अपनी राजनीतिक वास्तविकता से हिसाब से सीटें लेनी चाहिए। एआईएडीएमके में खिस्तान के बाद डीएमके को माना जा रहा सत्ता का प्रबल दावेदार, और ऐसे में स्टालिन भी सीट बंटवारे को लेकर नहीं उठाना चाहते कोई जोखिम। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राहुल चल रहे हैं। टीएमसी में डैमेज कंट्रोल की कवायद चल रही है क्या, यह हम क्यों कह रहे, पूरी खबर आपको बताते हैं। टीएमसी में डैमेज कंट्रोल की कवायद, अब अभिषेक बनर्जी ने संभाली कमान। जी हां, अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया है। सांसद शताब्दी रॉय को मनाने में रहे सफल, क्योंकि शताब्दी की टीएमसी छोड़ने की अटकलें चल रही थी, चर्चाएं थी। टीएमसी विधायकों के भी पाला बदलने की खबरें मिल रही थी, पाला बदल सकते टीएमसी के विधायक, ऐसे भी खबरें थी। ऐसे में पीके अभिषेक ने संभाली पूरी जिम्मेदारी। और इतना ही नहीं, खुद ममता भी वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग कर रही हैं, लगातार मंथन वो भी कर रही हैं। दूसरी ओर भाजपा में बाहरी नेताओं को लेकर शुरू हो गया है गतिरोध विरोध, और भाजपा नेताओं ने दो टूक अंदाज में कह दिया है बाहरी को नहीं मिले ज्यादा तवज्जो। और साथ ही कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी में भी अंदर खाने का ले चल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, जिसको लेकर सभी पार्टियों की अपनी तैयारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर 23 जनवरी को एक बार फिर से बताएं, बोस की 125वीं जयंती है। नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी ममता बनर्जी का आमना सामना हो सकता है, ऐसी खबरें अभी तक जुबानी जंग, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक बार मुलाकात सामने हो सकती है। नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी कोलकाता जा सकते हैं, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता में पदयात्रा करेंगी। कोलकाता में करीब 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगी ममता बनर्जी। और बंगाल चुनाव के लिहाज से नेताजी की 125वीं जयंती दोनों पार्टियों के लिए बेहद अहम है, बेहद खास है। बंगाली अस्मिता के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश में भाजपा जुटी हुई है, और दूसरी ओर खुद को बंगाली संस्कृति के रक्षक के तौर पर साबित करना चाहती है टीएमसी। लेकिन अब क्या होगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और चलिए इसी के साथ ही